जहां प्रतियोगिता है वहां कोई जीतेगा ही, और यदि कोई जीत रहा है तो किसी का हारना भी निश्चित है। हार जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो सकती है, लेकिन हार क्षणिक होती है और हौसला निरंतर होता है। इसलिए हार से कभी मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हौसला रखेंगे तो जीत भी निश्चित है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित। एनडीए को लगातार तीसरी बार मिला बहुमत। पीएम मोदी आज पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। नतीजों के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी। कार्यकर्ताओं का जताया आभार। लगातार तीसरी बार समर्थन के लिए देशवासियों को दिया धन्यवाद। कहा, तीसरे कार्यकाल में देश के लिए लेंगे बड़े फैसले। ओडिशा में लोकसभा सीटों पर शानदार प्रदर्शन के साथ बीजेपी ने पहली बार राज्य विधानसभा में भी हासिल किया बहुमत। जल्द बनाएगी सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित। पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन ज्यादा। T20 विश्व कप में भारतीय टीम आज आयरलैंड के साथ खेलेगी पहला मैच। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। 542 सीटों में से एनडीए को 292, इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं। हालांकि भाजपा 272 के बहुमत के आंकड़े को तो नहीं छू पाई, लेकिन एनडीए को एक बार फिर से बहुमत मिल गया है। 2014 में भाजपा को 278 और 2019 में 303 सीटें मिली थी। इस बीच अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। उसने अपने घटक दलों के बुधवार को यानी कि आज एक विशेष बैठक भी बुलवाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन कर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। उधर राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन को 9 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत के लिए देशवासियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसले का एक नया अध्याय लिखने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा, आज बड़ा मंगल है। इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर और एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हमें कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को
5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान और सबका साथ सबका विकास के मंत्र में विश्वास की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन में शामिल निर्वाचन आयोग और अन्य लोगों की सराहना की। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पथ पर अड़ी कैसे रहा जाता है। अपने देव पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे। हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए। हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें। हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम,
जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद ये पहली बार है कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। उन्होंने ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में कांग्रेस का सफाया हो गया है। भाजपा ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है। केरल में भी भाजपा ने 1 सीट पहली बार जीती है। केरल में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं और उनके बलिदान के ही फलस्वरूप ये सीट हासिल हुई है। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से
जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। हमें फ्रजाइल 5 जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो गई थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया, काम किया। ये काम 2019 में जारी था, 2024 में और तेजी से जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई भी चलती रहेगी। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 1962 के बाद ये पहला अवसर है कि किसी दल या किसी गठबंधन को तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया है। इस अवसर के मिलने पर देश भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की बधाइयां मिल रही हैं। जहां जॉर्जिया मेलोनी ने और कॉमरेड प्रचंडा ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। रानिल विक्रमसिंघे ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। महिंदा राजपक्षे ने भी प्रधानमंत्री को एक्स में संदेश जारी करके बधाई दी है। टैशरिंग टोब्गे ने भी प्रधानमंत्री को तीसरी बार जीत पर बधाई दी है।
जी हां, प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने पर देश विदेश से बधाई मिल रही है। साजिद प्रेमदास ने भी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार चुनाव जीतने पर लोकसभा का बधाई दी है। प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने भी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने पर बधाई दी है और उन्होंने इस विजय को ऐतिहासिक बताया है। लोकसभा चुनाव के अतिरिक्त ओडिशा में 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता खिसक गई है। बीजेपी को 147 में से यहां पर 78 और बीजेडी को मात्र 51 सीटें मिली हैं। राज्य में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान जगन्नाथ की धरती पर पहली बार बीजेपी को अकेले सरकार बनाने का अवसर मिल रहा है और वो राज्य की खुशहाली के लिए हर संभव सहयोग देंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए यानी टीडीपी और बीजेपी और जन सेवा पार्टी के गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। टीडीपी 175 में से 135 सीटें जीतने में कामयाब रही। मौजूदा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी 11 सीटों पर सिमट गई है। हम आपको बता दें कि वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आंध्र में अगर बात करें उड़ीसा के विधानसभा सीटों की, तो वहां पर बीजेपी 78, बीजेडी 51, कांग्रेस 14 और अन्य 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। सीपीआईएम को भी 1 सीट हासिल हुई है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135 सीटें मिली हैं, जेएनपी को 21 और बीजेपी को 8, जबकि वाईएसआरसीपी को 11 सीटें मिली हैं। हम बता दें कि टीडीपी, जेएनपी और बीजेपी का यहां पर गठबंधन था। जी हां, उड़ीसा में नवीन पटनायक 24 साल यानी कि मार्च 2000 से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। उड़ीसा में भाजपा ने किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही यहां पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। पिछले कृषि वर्ष से ज्यादा के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है। इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। ऐसे में क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। यह अनुमान मुख्य रूप से राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आंकड़ों को रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह पर आधारित रिपोर्ट्स और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा अनुमान तैयार करते समय जलवायु परिस्थितियों, पिछले रुझानों, मूल्यों में उतार चढ़ाव, मंडी आगमन इत्यादि पर भी विचार किया गया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। 2022-23 में 1357.55 LMT की तुलना में कुल चावल उत्पादन 1367 LMT होने का अनुमान है, जो 9.45 LMT की वृद्धि को दर्शा रहा है। गेहूं का उत्पादन 1129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष के गेहूं उत्पादन से
23.71 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। श्री अन्न का उत्पादन 174.08 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो 2022-23 के उत्पादन से 0.87 लाख मीट्रिक टन की मामूली वृद्धि को दर्शा रहा है। पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 547.34 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो औसत पोषक मोटे अनाज उत्पादन से 46.24 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। तूर के उत्पादन की बात करें तो तूर का उत्पादन 33.85 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 33.12 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 0.73 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। मसूर का उत्पादन 17.54 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष के 15.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 1.95 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अगर तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन उत्पादन 395.93 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। सोयाबीन का उत्पादन 130.54 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है और रेपसीड और सरसों का उत्पादन 131.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 5.18 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। कपास का उत्पादन 325.22 लाख गांठे यानी कि प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम और गन्ने का उत्पादन 4,425.22 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। रेपसीड और सरसों का उत्पादन 131.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। इसके अलावा जूट का उत्पादन 92.59 लाख गांठे, प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम अनुमानित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा में 14 लड़कियों समेत 67 अभ्यर्थियों ने टॉप कर पहली रैंक साझा की है। टॉप करने वाले अभ्यर्थियों ने 99.9971% अंक हासिल किए हैं। 67 अभ्यर्थियों में सर्वाधिक 11 राजस्थान से हैं। इसके बाद 8 तमिलनाडु से हैं और 7 महाराष्ट्र से हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 11.65 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस वर्ष 24.06 लाख अभ्यर्थियों ने नीट के लिए पंजीकरण करवाया था। उत्तीर्ण प्रतिशत गत वर्ष के समान 56.2% रहा, जो उम्मीदवारों अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024 में उपस्थित हुए थे, वो अब एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट exam.nta.ac.in और NEET या NEET.NTAonline.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड नीट यूजी स्कोर कार्ड 2024 चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच पूर्वोत्तर और दक्षिण के लिए मानसून की फुहार राहत लेकर आए हैं। केरल और पूर्वोत्तर में 29 मई को एक साथ मानसून की एंट्री हुई और जल्द ही ये अन्य राज्यों में भी पहुंच सकता है। केरल और उत्तर पूर्वोत्तर में मानसून की एक साथ शुरुआत बहुत दुर्लभ है। ऐसा पहले 4 बार हो चुका है, 2017, 1997, 1995 और 1991। केरल और उत्तर पूर्वोत्तर में मानसून एक साथ पहुंचा था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल केंद्र के मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र कुमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 15 जून के आसपास से अपने सामान्य समय से 1 या 2 दिन पहले मानसून आने की संभावना है। और बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। भारतीय टीम आज से T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने वाली है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना आज आयरलैंड से होने वाला है। इस मैच पर सभी की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा
ओपनिंग करने उतर सकते हैं। हम आपको बताते कि वार्म अप मैच में विराट कोहली नहीं खेले थे। ऐसे में देखना यह भी होगा कि टीम मैनेजमेंट उन्हें लेकर क्या फैसला करती है, यानी कि उनको किस डाउन पर उतारती है। टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन यह टीम आयरलैंड को हल्के में नहीं ले सकती। आयरलैंड ने भी उलटफेर किए हैं और इस टीम में उलटफेर करने का दम है। हम आपको बता दें कि पहला T20 भारत ने जीता था, लेकिन उसके बाद से भारत T20 विश्व कप नहीं जीत सका है। बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आइए जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे निवास करते हैं, इसके ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए 5 जून साल 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। ओजोन परत की कमी, जहरीले रसायनों, मरुस्थलीकरण और ग्लोबल वार्मिंग समेत विभिन्न कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए यह दिवस एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इस दिन को आयोजित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। वर्ष 2023 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। जी हाँ, आज पर्यावरण दिवस है। इसे मनाने की शुरुआत 1972 में हुई, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला पर्यावरण दिवस मनाया। उसके बाद से हर साल इस दिन को मनाने की परंपरा शुरू हो गई। आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित है और इसे लेकर अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं पर्यावरण रक्षा से जुड़ा एक वीडियो। आप ये वीडियो देखिए और मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Dear humankind, ours is not a short story. It's an epic tale written over eons. I, the Earth, have known you over hundreds of thousands of years. I've witnessed your achievements, your ingenuity, your pain. You are the first generation to fully understand my suffering, and you might be the last that could see my lands revived. To all generations, the adventurers, the pioneers, the thinkers, and the dreamers, to all of you, let's find common ground in what unites us. Restore my lands for future generations. A tree begins with a seed. Generation restoration begins with you.